प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी। आज हम एक नई किताब पर चर्चा करने वाले हैं। उस किताब को लिखने वाले लेखक और फिल्म डायरेक्टर राहुल रवेल हमारे साथ हैं। उनकी हाल ही में एक किताब आई है राज कपूर पर। आज हम उसका लोकार्पण करेंगे अपने द प्रिंट सॉफ्ट कवर में, और इस पर हम बात करेंगे कि राज कपूर की जिंदगी कैसी थी, उनका फिल्मी दुनिया का जो सफर था, फिल्मी निर्देशन के तौर पर जो उन्होंने फिल्म निर्माण किया, फिल्में बनाई, वो किस तरीके से बनाई, क्या तकनीक थी, कैसे वो सीन्स को अपने फिल्म पे उतारते थे, और साउंड और म्यूजिक को लेकर उनकी क्या समझ थी, इसको लेकर हम राहुल रवेल जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ये सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे कि आप अपनी किताब में आपने विस्तार से लिखा है राज कपूर की जिंदगी के बारे में, राज कपूर का जो फिल्म के निर्माण में जो योगदान रहा उसके बारे में लिखा है, अपनी कई फिल्मों के बारे में लिखा है, जो आपने उनसे सबक लिया, उनसे चीजें सीखी, उनको कैसे अपनाया। तो सबसे पहले आप कैसे वास्ता आपका कैसे पड़ा राज कपूर के साथ? देखिए, मेरे फादर एच रवेल वो खुद ही डायरेक्टर थे जी और काफी जाने माने थे। तो राज साहब के साथ एक उनकी जान पहचान थी। और सेकेंडली चिंटू जो है, ऋषि कपूर जो है, वो और मैं स्कूल में नर्सरी से एक साथ थे। जी तो ये था कि भाई दोस्ती बहुत हो गई थी। तो चिंटू ने मुझे बोला, एक दिन मेरे स्कूल के एग्जाम खत्म हुए थे जी और उसने कहा पापा शुरू कर रहे हैं रशियन सर्कस आर्टिस्ट के साथ शूटिंग। तो आजा शूटिंग पे, या बॉम्बे में ही है आजाद मैदान पे, और वहां पर रशियन लड़कियां भी हैं, सबने अच्छी छोटी छोटी कपड़े पहने होंगे। जी तो उनको देख तो हमने कहा ठीक है भाई। अभी उम्र मेरी 15 साल की थी, तो ये अट्रैक्शन तो था ही कि चल के लड़की को देखे। तो जब मैं सेट पे गया और वहां मैंने राज साहब को देखा काम करते हुए, शूटिंग में मैं जा चुका था पहले पापा के साथ। जी लेकिन जब राज साहब को मैंने देखा कि किस तरीके से एक आदमी, इतना बड़ा यूनिट जो है, कुछ ढाई 250 आदमी का यूनिट था, जी रशियन सर्कस के आर्टिस्ट थे, इंडियन सर्कस के आर्टिस्ट थे, क्राउड था 5,000 का, और कैसे एक आदमी सबको मैनेज कर रहा था और उनको पता था उनके कि क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वो चीज मुझे बहुत फैसिनेट कर गई थी। फिर मैं रोज रोज शूटिंग में जाके सुबह से शाम तक बैठता था और सिर्फ देखता रहता है कोने में। फिर मैंने पापा से कहा कि मैं अभी 6 महीने के बाद जाने वाला था कनाडा पढ़ने के लिए। तो जी मैंने पापा से कहा, मम्मी से कहा कि मैं काम का 6 महीने कुछ करूंगा नहीं, तो मैं काम कर ही लेता हूँ। फिर आपने जाकर राज साहब से बात की और फिर राज साहब ने कहा कि ठीक है 6 महीने मेरे साथ कर ले। लेकिन राज साहब ने ये भी कहा था कि देखो रविंद्र साहब, ये इतना भी याद रख लो कि ये 6 महीने नहीं होता है। ये काम ऐसा है कि एक आदमी का इंटरेस्ट हो तो फिर ये निकलेगा नहीं इससे। और वही हुआ। वो दिन गया, 6 महीने गए। अब कितने साल हो गए, 1980, सॉरी 1968 से अभी 1968। तक मैं यही हूँ। हाँ, तो वो 6 महीने खत्म नहीं हुए अभी तक। जी सर। सर, राज कपूर को जब आपने पहली बार देखा, जब निर्देशन को कर रहे थे फिल्म का, तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया? आपने अभी बताया कि उन्होंने इतने बड़े यूनिट को वो संभाल रहे थे, और क्या चीजों ने आपको उनसे प्रभावित किया? मतलब क्या चीजों को लेकर आप प्रभावित हुए और इस क्षेत्र में आने का आपने सोचा, और उनको असिस्ट भी किया? आपने खुद जाकर उनसे बात की? जब आपने अपनी किताब में लिखा भी हुआ है कि जब मैं दूसरी बार उनके साथ काम करने को जा रहा था, तो मैं खुद ही उनके पास गया, और मेरे बताने से पहले ही वो समझ गए कि क्या तुम फिर से मेरे साथ काम करने वाले हो। तो उस चीज के बारे में बताइए हमें। देखिए, मुझे तो चीज जो फैसिनेट कर गई थी कि एक आदमी मल्टीटास्किंग जो वो किस तरीके से करे रात साहब, हर चीज में, चाहे वो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डायलॉग सही बोल रहा हो, क्राउड में लोग बैठे हैं तो कौन कहाँ देख रहा है, हर चीज में उनका ध्यान रहता था। और ये जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में जो कंडक्टर होते हैं
वो कंडक्टर पूरा ऑर्केस्ट्रा को करते, ये एक शख्स थे जो सबको करे तो, और उनका प्रेपरेशन होता जो माइंड में थी, और वो काम करते ऐसे थे कि ये जो उनके माइंड में है उसको वो लेके आते थे, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। जी और मैं गया था उनके साथ काम करने के लिए सिर्फ 5-6 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद ही मैंने बोल दिया कि मैं काम करूंगा आपके साथ। वो मेरे बोलने से पहले उन्होंने कहा कि अच्छा ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर वो वहीं से आ गए। जी सर, और हमें ये भी बताइए कि राज कपूर की जो जिंदगी थी, जो उन्होंने फिल्म में अपना सफर शुरू किया तो बतौर अभिनेता के तौर पे किया, और अभिनेता के तौर पर भी उनकी एक से एक बेमिसाल फिल्में हैं, चाहे अंदाज हो, चाहे श्री 420 हो, तीसरी कसम हो। तो आपने इस किताब में उनके निर्देशन के पहलू को ही क्यों चुना, क्योंकि उनके अभिनय वाले पहलू इसमें नहीं है, आपने निर्देशन वाला पहलू चुना, उसका क्या कारण था? और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि आप अपनी किताब में जिक्र करते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज की, कि उनको 3 चीजों से बहुत अपने काम को लेकर प्यार था: खाना, पीना और अपना काम। और खाने को लेकर आपने कई चीजें आपने बताई कि वो कैसे मुंबई से पुणे जाते थे ट्रेन में, और ट्रेन का खाना उनको अच्छा लगता था, और आर के स्टूडियो में भी उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं कराई थी खाने की। तो ये 2 चीजों के बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, मैंने उनके एक्टिंग के करियर में बात नहीं किया, क्योंकि मैं उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था, जी और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये फिल्में बनाते कैसे हैं, ये इनकी सोच क्या होती है। और जब मैं किताब लिख रहा था तो मैं डब्बू साहब, चिंटू, सबसे बात की थी मैंने। फिर मैं कृष्णा आंटी को मिलने गया था, मिसेस राजपूत को। जी मैंने कहा मैं इस किस्म की किताब लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लिखो जरूर, क्योंकि तुम आखिरी आदमी हो जिन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हुआ है, और अगर तुमने ये नहीं किया तो उनका जो सारा सोच था एज डायरेक्टर, ये कभी किसी को पता नहीं चलता। तो ये बहुत वैल्यूबल लेसन है जी लोगों के लिए। तो वहां से मैंने शुरू किया, और मैंने जो उनके बारे में लिखा है वो सब कुछ लिखा है अबाउट हिम एज ए डायरेक्टर। और उसमें जो उनके खाने का ये था, प्लस जो उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, और काम काम मतलब वो जब काम करते थे, जब फिल्म बनाते थे, तो वो अपने फिल्म के अलावा किसी चीज के बारे में सोचते नहीं थे। जी और उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बहुत था, एक अलग किस्म का था, लेकिन सब चीजें कनेक्टेड थी अपने काम के साथ। जैसे एक इंसिडेंट है किताब में कि हम बॉम्बे साइड से वापस आ रहे थे, और उन्होंने ड्राइवर को कहा कि रात को 12 बजे कि रमन साहब के, हम लोग रमन साहब फाइनेंशियल कंट्रोलर थे आरती के, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका बेटा था रामू, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था, और आलोक था घर पे। 12 बजे रात को, उस जमाने बॉम्बे में ट्रैफिक वाले तो था नहीं बिल्कुल, और गली के अंदर घर था। तो रात साहब निकले गाड़ी से और चिल्लाए रामू रामू। तो रामू भागता हुआ आया नीचे। अब आस्ते आस्ते बत्तियां जलनी शुरू हो गई आसपास की बिल्डिंग से, क्योंकि उनकी आवाज आ रही थी। कुछ लोग नीचे भी आ गए कि रात को भी खड़े, और रात साहब खड़े थे, और रामू रामू भागता हुआ नीचे आया। अब रामू एक टिपिकल साउथ इंडियन था, जिसने धोती पहनी हुई थी, वो भी आधी फोल्ड करके अपने पेट के ऊपर, और कुर्ता नहीं था, वो सर पे वो टीका लगा हुआ। तो रामू बोला कि हाँ, तो रात बोले कि मेरे बॉबी का प्रॉफिट का है, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरा प्रॉफिट का है। तो जी बोला प्रॉफिट है आपका? तो बोले कहाँ है प्रॉफिट? तो रामू ने कहा मेरे पास है। बोले तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं। मेरा शेयर तो मेरे पास है, तुम कौन हो तो रखने वाला? अब लोग भी काफी इकट्ठे हो गए थे। तो रात साहब ने कहा कि मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए। तो रामू ने कहा ठीक है, मैं कल आपको पैसे देके जाऊंगा स्टूडियो में। तो रात साहब ने एक सेकंड देखा उसको, और एकदम से उसकी लुंगी खींच ली बाहर, जी और रामू अल्प नंगा खड़ा हुआ था वहां पर, और साहब ने कहा कि कल तुम पैसे ले लो और लुंगी घर लेके जाओ, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका जो था,
तो ये था, और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, वो सचमुच नाराज थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। खाने का शौक बहुत था, ये अपने किताब में पढ़ा होगा जी कि बिल्कुल। जैसे वो मैंने खुद देखा है कि एक पाव जो बॉम्बे में होता है, ब्रेड का एक होता है, उन्होंने एक पाव में मक्खन लगा दिया और एक जलेबी लेके उन्होंने पाव के बीच में डाल दिया और वो खाने लगे। तो मैं तो हैरान हो गया देख के कि मीठी जलेबी, मक्खन और पाव। मैं कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्यों, कहीं लिखा हुआ है क्या कि नहीं खा सकते? और वो पाव लेके जलेबी समेत उन्होंने टोमेटो सॉस में उसको डुबो के वो सॉस के साथ खा रहे। तो वो एक शाम का खाने का बहुत शौक था उनको। और रोज शाम को 6 बजे वो चैम्बूर गार्डन में जाते थे। वहां पर वो एक ठेला था, वहां पर वो डोसा खाते थे। एक दुकान थी साउथ इंडियन, वहां पर जाके वो इडली खाते थे। तो अलग अलग 4 दुकान थी जहाँ वो रोज शाम को जाते थे। जी तो आपने। आपको कभी रात सबसे मिलना हो 6 बजे के बाद, तो आपको जाके चेंबूर के सड़क पे खड़े रह के मिलना चाहिए कि वहां आप देखना राज कपूर जो खाना है। जी ये उनका डेली रूटीन था। जी सर, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे सर कि आरके स्टूडियो बनाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, उनके अंदर जो जुनून था, वो आपने इसमें विस्तार से लिखा है। तो आरके स्टूडियो जब बना, उसके बाद आप भी उसमें शामिल हुए, आपने उसके अंदर का माहौल देखा, उनके लोगों के साथ काम किया, और उनमें 3 लोगों का आप इसमें जिक्र करते हैं त्रिमूर्ति के नाम से। तो उनके साथ आपने कैसे काम किया, उनके साथ आपके काम करने का अनुभव कैसे रहे, और आरके स्टूडियो कैसे अपने विस्तार पाता गया, इसके बारे में हमें बताइए कि आरके स्टूडियो ने बहुत ही उपलब्धि पाई, लेकिन आज की स्थिति में वो बिल्कुल लगभग खत्म हो चुका है। तो अपने उस दौरान के अनुभव को हमें बताइए, आरके स्टूडियो के दौरान के। देखिए, जब मैंने काम करना शुरू किया था, जी तब आरके में जो टेक्नीशियन काम करते थे, रात हम बहुत ध्यान रखते थे उनका। जी उनको बहुत ये था कि टेक्नीशियन का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कोई तकलीफ में नहीं आए, और सबको बच्चों की तरह पालते थे। और जो त्रिमूर्ति था उसमें 3 आदमी लोग थे। एक तो राज साहब, एक उनके कैमरामैन थे राधु कर्माकर, और जी एक थे उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट अलाउद्दीन खान साहब। जी तो इन तीनों को एक साथ देखे, इनका एक इंटरव्यू करने आते फिल्म फेयर वाले। तो मैंने तब कहा था, मैंने कहा सर इस इंटरव्यू का नाम होना चाहिए द त्रिमूर्ति ऑफ आरके स्टूडियोज। तो ये 3 लोग हैं जो पिलर्स हैं आरके के, जिसके इर्द गिर्द पूरा स्टूडियो घूमता है। और वो बात सही थी बिल्कुल। और अपने टेक्नीशियंस को बच्चों की तरह पालते थे। वो नाराज भी होते थे, लेकिन नाराज होते थे तो उसमें कोई रीजन होता था। उनमें एक ये था कि जो आपको काम बोला गया करने, आप वो काम पे पूरा ध्यान रखें। आपका जहां माइंड काम से हट गया, फिर मतलब आप काम नहीं कर रहे। तो वो एक बहुत जरूरी लेसन उन्होंने सिखाया। जी सर। सर उसके बाद आपने इसमें यह भी लिखा है कि वो हर सीन को जब फिल्माते थे तो उसमें बहुत ही बारीकी का ध्यान रखते थे, बारीकियों का, कि वो सीन जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पे आ सके। तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर उस दौरान आपको राज कपूर क्या क्या बोलते थे करने को, और जब आप बॉबी की शूटिंग के दौरान थे, उस दौरान के आप अपने अनुभव बताइए कि बॉबी के दौरान किस तरीके से वो फिल्म फिल्म जो है वो फिल्माना शुरू हुआ, और वो कैसे उसमें किरदार जुड़ते चले गए, कैसे जो किरदारों का चयन किया गया, इसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि बॉबी फिल्म जो है वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई 1973 में जब वो आई, और उसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था तो उसमें भी वो फिल्में दिखाई गई थी ताकि भीड़ जो है वो आ ना सके जी आंदोलन जी के जी लिए। तो जी। वो एक कल्ट फिल्म थी, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, बॉबी से पहले जो फिल्म थी वो थी मेरा नाम जोकर। जी वो उस जमाने में नहीं चलती बिल्कुल। आज बहुत चलती है पिक्चर, लेकिन उस जमाने में बहुत बहुत लॉस हो गया था आप सबको। जी और मतलब इतना लॉस हो गया था कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने जो कुछ भी कमाया हुआ था सब उन्होंने फिल्म में लगा दिया था। फिर जब बात हुई अगली फिल्म बनाने के लिए, अब जितने एक्टर एक्ट्रेस थे उस टाइम पे, सबको एक शौक था राज कपूर के साथ काम करने। तो वो सब आते थे मिलने उनको कि साहब अगली पिक्चर जो भी आप बनाएंगे तो मैं हूँ, जब भी आप बुलाएं मेरे को। तो फिर एक दिन उन्होंने बुला के बोला कि मैं ये बना रहा हूँ एक
फिल्म बना रहा हूँ जो टीनेज लव स्टोरी है, और ये टीनेजर्स की लव स्टोरी है, और इसमें मैं चिंटू को लूंगा और एक नई लड़की लूंगा। तो रमन साहब जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि क्या हो गया आपको, इतना नुकसान हो गया हमारा, आप टीनेज लव स्टोरी बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप दीजिए धर्म जी और हेमा जी को। तो उन्होंने कहा यार टीनेज लव स्टोरी में कैसे लूंगा, मैं बनाऊंगा जो फिल्म बनाऊंगा तो वो यही बनाऊंगा। फिर वहां से हमने खोजना शुरू किया लड़की को, फिर डिम्पल मिली। फिर इनका जो ट्रेनिंग था वो था सेट के ऊपर। मैं रात का ये था कि अगर वो डायलॉग में चाहते थे कि आपके माथे पे लगे यहाँ पर, तो वो सीन करवाते रहते थे आप, जब तक वो सही नहीं हुआ कि उंगली लगेगी। और उनका ये था कि जो मैं बोलता हूँ तुमको, तुम अगर बोलोगे ये नहीं होता तो मैं तुमको करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एज डायरेक्टर आप एक्टर को कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप तैयार हो जाएंगे, एक्टर ने कहा मेरे से नहीं होता तो आप करके दिखाओ। अगर आप खुद बोलेंगे कि जी मेरे से नहीं होता तो फिर बोलने का मतलब नहीं। फिर इसमें प्राण साहब आ गए, फिर प्रेमनाथ जी आए, और राज साहब एक्टरों को बहुत प्यार से ट्रीट करते थे। जैसे प्रेमनाथ जी थे, तो उन दिनों में प्रेमनाथ जी बहुत बहुत बड़े स्टार थे, एक्टर बहुत जबरदस्त थे, लेकिन थोड़े से वो विम्सिकल थे। तो अब राज साहब डायरेक्टर, उनको संभालना पड़ता था। तो शूटिंग के दौरान जब प्रेम साहब का शॉट होता था, तो मैं हमेशा जहाँ राज साहब खड़े होते थे या बैठते थे उनके पास, मैं जमीन पे बैठ जाता था। तो मैं वहीं बैठा था। तो प्रेमनाथ जी ने शॉट किया और प्रेमनाथ जी खुद ही बोले, ओ वाह वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। और राज साहब भी बोले हाँ प्रेम बहुत ही अच्छा है ये। और एकदम से मेरी तरफ घूमे, बोले राहुल तुमने क्या कहा। अब मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो एकदम से वो झुके मेरी तरफ, वो कान में बोला कि कुछ बोलो मत, खाली होंठ हिलाओ और मेरी बात सुन लो बस, कुछ तुम मेरे को समझ नहीं आया। मैंने ये आपने कहा, तो वो घूम के प्रेरणा को बोले कि प्रेम इससे अच्छा तो हो नहीं सकता, लेकिन राहुल को प्रॉब्लम है। अब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बोले जी राहुल को प्रॉब्लम है, राहुल को लगता है एक्सप्रेशन यहाँ पर सही नहीं था। अब जो उनको बोलना था प्रेमनाथ को, वो मेरे सर डाल देते हैं। उनको ये लगता है कि ये तरीका था एक्टर को करने का। अब वो प्रेमनाथ जी नाराज हो गए, तुम क्या असिस्टेंट हो और तुम ये करो। और तो ये एक बार नहीं हुआ, ये 2-3 बार हुआ। इतना हुआ कि एक दिन प्रेमनाथ जी ने बुलाया मुझे रूम में और कहा कि इतने लोगों के बीच में सब ताली बजाते हैं शॉट पे, एक तुम ही हो जिसको मेरा काम पसंद नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको। तो क्या, अब ये तरीका सारा था काम करने का, और रिजल्ट भी उसका बहुत ही फैसिनेटिंग था। जो बॉडी का पूरा रिजल्ट था बहुत ही fascinating। जी सर, इस किताब में आपने पूरा जिक्र किया है बॉबी का 5 एपिसोड्स में, 5 पार्ट में इसका किया है, और अंतिम पार्ट भी इसमें शामिल है। तो सर इसमें आप अपनी फिल्म जब आप बना रहे थे, निर्देशन आपने शुरू किया, जब आपकी पहली फिल्म लव स्टोरी थी, उसकी कंट्रोवर्सी को लेकर भी आपने इसमें बात की है कि राजेंद्र कुमार के साथ आपकी कैसे कंट्रोवर्सी रही। तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में हमें बताइए, और ये भी बताइए कि उस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर आपका कैसे नाम हटा, और राज कपूर ने आपको कैसे उन दिनों काफी सबक दिए, और जिसको आप इसमें मानते भी है कि कुछ सबक मैंने आज तक नहीं लिए, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। देखिए जब लव स्टोरी शुरू हुई थी उस जमाने में राज साहब की बेटी रीमा की मंगनी हुई थी कुमार गौरव से, जी और बहुत दोस्ती थी रजनी कुमार से। लेकिन जब मैंने राज साहब को कहा कि फिर राज साहब ने मुझे कहा था कि वीडियो भी डायरेक्ट करनी, उसके बाद फिर रजनी कुमार ने भी बुलाया मुझे कि डायरेक्ट कर लो। तो मैं राज साहब को बोला, मैंने तो राज साहब ने कहा कि बेटा ये बहुत डेंजरस आदमी है, जी तुम संभाल कर रहना इनसे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस आदमी है, मेरा दोस्त है लेकिन मैं कह रहा हूँ। फिर पूरी फिल्म में जो जो प्रॉब्लम मुझे हुई, वो प्रॉब्लम्स के बारे में राज साहब मुझे पहले बता देते थे कि अच्छा ये हो गया ना, अब देखना ये होगा, फिर बोले जी ये होगा। फिर मतलब मेरे लिए वो तो जैसे कोई
बाबा राज कपूर कोई स्वामी थे जो मेरे को हर बात पे और एकदम टू द पॉइंट हुआ। और इतना ही है कि जब फिल्म कंप्लीट हो गई, पूरी रिलीज के लिए रेडी हो गई, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया रविंद्र कुमार के साथ, क्योंकि वो एक गाना डालना चाहते थे जी उनका अपना, उनका और विद्या सिन्हा का। तो जी मैंने कहा कोई नहीं देखेगा फिल्म, कौन देखेगा रविंद्र कुमार और विद्या सिन्हा का गाना, तो उस बात पे तो मैं राज साहब को बोला, राज साहब बोले वो बात नहीं है राहुल, ये क्या पिक्चर की बहुत तारीफ हो रही, जो रिव्यू देख रहे हैं, रविंद्र कुमार चाहता है कि उसका नाम आए एज डायरेक्टर, और वो तुमको जानता है कि तुम थोड़े खरे दिमाग और जैसे सब डायरेक्टर होते हैं, तो रविंद्र कुमार को बहुत ये है कि तुम्हारा नाम आना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए। तो वही हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जब मैंने बोल दिया कि जी एक काम कीजिए, मेरा नाम निकाल दीजिए एज डायरेक्टर, तो जी बोले ठीक है। तो मैं रास्ता बोला, रास्ता बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत ये चीज जो है इस पे गर्व आना चाहिए बाकी डायरेक्टर्स को, और मुझे बहुत गर्व है कि तुमने अपना स्टैंड लिए, जी लेकिन बेटा वो नाम उसका आएगा ये तुमको रुका देना चाहिए। तो मैं फिर कोर्ट गया, और कोर्ट से मुझे ऑर्डर मिला कि उनके पास एफिडेविट से कि सबने दिए थे कि पिक्चर राहुल रवि ने डायरेक्ट की है, तो कोर्ट से ऑर्डर मिला था कि राहुल रवि का नाम अगर वो नहीं चाहता तो नहीं आएगा, लेकिन किसी और का नाम नहीं आ सकता है। तो जी लव स्टोरी दुनिया में एक ही फिल्म है जिसमें डायरेक्टर का क्रेडिट किसी के पास नहीं, जी उसमें डायरेक्टर का नाम नहीं आता। जी। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप आपने जो शुरुआती फिल्में बनाई उसमें नए नए चेहरों को आपने लिया, चाहे आपकी पहली फिल्म लव स्टोरी हो, उसके बाद बेताब हो, तो और फिर उसके बाद काजोल के साथ आपने फिल्म बनाई, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आपने फिल्म बनाई। तो बतौर निर्देशक नए चेहरों को लेना कितना जोखिम भरा होता है, और क्या ये एक अच्छा तरीका है अपनी फिल्मों को पेश करना, अपनी कहानी को पेश करना, कि किसी भी जो नए एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होती है उनके साथ दर्शकों की कोई छवि नहीं जुड़ी होती है कि ये पहले ऐसा काम कर चुके हैं या कुछ और काम कर चुके हैं, आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो क्या नए चेहरों को लेने में ये एक अच्छाई है, या इसमें बहुत सारा नुकसान होने की भी संभावनाएं होती हैं? देखिए राज साहब का कहना हमेशा ये था कि लव स्टोरी जो है, रोमांटिक फिल्म जो है, जी ये हमेशा चलेंगी, क्योंकि रोमांस एक यूनिवर्सल है। लेकिन अगर रोमांटिक फिल्म में जो मतलब यंग रोमांटिक फिल्म, उसमें अगर नया लड़का नई लड़की हो तो ये सबसे अच्छा होता है जी करके। और तो जब रविंद्र कुमार जी ने बुलाया मेरे को लव स्टोरी के लिए, तो वो तो था ही कि कुमार गौरव होंगे, तो फिर लड़की ढूंढने निकले। फिर हमने अ, विजेता को फाइनलाइज किया, वैसे ही बेताब में अमृता को किया। लेकिन अ, फिर काजल जब मिली थी मेरे को, तो मैं काजल को देख खुद ही डिसाइड किया कि ये लड़की को देता हूँ। मुझे क्या एक ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है नए लोगों के साथ काम करने का। मगर वो अगर नए लोग खुद इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो, देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं एक छड़ी घुमा लूँ और आप एक्टिंग कर दें। वो बिल्कुल। शौक आपको होना चाहिए। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा काम क्या है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जी कि आप सही जाए, लेकिन मैं आपसे करवा नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे शौक बहुत है, इनफैक्ट मैं फिल्म बनाई भी बहुत साल से, लेकिन अभी मैं बनाना चाहता हूँ, वेब सीरीज करना चाहता हूँ। और वो भी मेरे पास एक कहानी भी है, उसमें 6 नई लड़कियां थी मुझे, कुछ 6 अलग अलग कहानियां हैं, तो या तो 6 नई लड़कियां लूंगा या एक लड़की लूंगा अगर एक्सेप्शनल लड़की मिले जो 6 के 6 रोल कर सके। मैंने एक शौक है मुझे नए लोगों के तो साथ। स्टार्ट कर दिया है सर कि आपने वेब सीरीज पे काम करना? हाँ, बेसिक कहानी का ये कर दिया है। जी उसका ये नहीं शुरू किया मैंने अभी तक, स्क्रिप्टिंग नहीं की है, जी क्योंकि मैं सोचता हूँ कि स्क्रिप्टिंग करने से पहले आदमी डिसाइड कर ले कि कैरेक्टर कौन कौन कर रहे हैं, ताकि जो एक्टर होगा वो किसी चीज में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। देखिए फिल्म में जो चीज है कि राज साहब हमेशा कहते थे कि एक्टर्स को हमेशा कंफर्टेबल करो, तो इसलिए मैं अभी कास्टिंग का ये शुरू करने वाला हूँ, फिर उसके बाद इसको शुरू कर। जी सर।
और सर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी है, किस्सा है, वो आपका आपने फूलन देवी का डाला हुआ है। जब आप डकैत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो फूलन देवी वाला प्रकरण हमें बताइए कि जब आप चंबल के इलाके में गए, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो ट्राई सेंटर होता है, मतलब एक मिड है, तो चंबल में कैसे आप फूलन देवी से मिले, क्या आपके क्या एक्सपीरियंस रहा, और डकैत फिल्म का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसके बाद राज साहब ने आपको कहा, आपके काम को सराहा था काफी। तो डकैत फिल्म के बारे में बताइए और फूलन देवी वाला प्रकरण बताइए। देखिए, विठल भाई पटेल जिन्होंने गाने भी लिखे थे, बॉबी में जो जी, बोल लिखा हुआ था, सरकार मेरे में उनकी मंत्री थे वो। दोस्ती बहुत थी राज साहब से। और जी विठल भाई आते रहते थे स्टूडियो में। तो फिर जब हमने डकैत की कहानी जावेद साहब ने सुनाई और उन्होंने फाइनल की, तो विठल भाई तभी मिनिस्टर थे कैबिनेट में मध्य प्रदेश के। जी तो हमने विठल भाई को कांटेक्ट किया और फिर जावेद साहब और मैं और कुकू कोहली मेरे साथ काम करता था, हम गए भोपाल। वहां से विठल भाई के साथ गए और हम गए ग्वालियर। और ग्वालियर के जेल में, सेंट्रल जेल में, वो डीजी भी थे, कितने बड़े ऑफिसर थे, मंत्री भी थे साथ में। जी तो वहां पर फुल्लन देवी को लेकर आए मेस में लाने के लिए। अब एक छोटी सी लेडी, तो ये तो देख के लगा नहीं कि इतनी खूंखार थी, लेकिन जब वो बात करती थी तो उसके अंदर एक इमोशन जो था वो बहुत स्ट्रांग था, जिस तरीके से वो बात करती थी। जी और फुलन ने हमको बहुत हेल्प किया, मतलब हमको जो भी लोकेशन चाहिए वो हम फुलन से पूछते थे। उन्होंने मैप लेके बैठ गए पिंड का, कि आपको ये चाहिए तो ये यहाँ मिलेगा, आपको ये चाहिए आपको यहाँ मिलेगा, मैप पे मार्क करती गई। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो परेश रावल का कैरेक्टर था। जब हमने कहा कि इंस्पेक्टर इस कैरेक्टर, तो बोले हाँ, भिंड में अपना मुरैना में जो एसपी है वो इसी तरीके के। जी तो मिलिए वो भी ऐसे ही, वो ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं। तो वो हम गए और उनसे मिले कैरेक्टर से। तो फिल्म का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। और मेरे लिए मेरी सबसे फेवरेट फिल्म डकैत है, जो जी मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट है। और राज साहब का तो खैर, क्योंकि ये किताब मैंने सिर्फ उनके बारे में, जैसे उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे जो पड़ा है जी फिल्मों में, उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर जब वो डेथ होगी उनकी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। जी मुझे समझ नहीं आता था कि, क्योंकि मेरे गाइड जो है वो कहा, इनफैक्ट ये किताब से अभी जैसे एक स्कूल है नोएडा में, अब उन्होंने 500 कॉपी ऑर्डर की। क्योंकि ये है कि फिल्म वालों को, जिनको फिल्मों में शौक है, एक्टिंग का शौक है, कोई भी फिल्म का, या लोगों को पता करना कि राज कपूर एक्चुअली, देखिए शोमैन जो था वो तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन राज कपूर आदमी क्या था जो डेट, जी उनके लिए ये किताब बहुत बहुत ही जी। और आपने इसमें विस्तार से चीजें को रखा है, और जो अनकही किस्से हैं, जो आपने शुरुआत में लिखा भी है कि उनकी वाइफ ने आपको कहा कि आप ही आखिरी व्यक्ति हैं जो उनको इतने विस्तार से लिख सकते हैं, तो वो चीजें इस किताब में मौजूद है। और कई पहलुओं को राज कपूर की जिंदगी के बारे में जाना जा सकता है। सर आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि कपूर फैमिली के साथ आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, शुरुआत से ही आप जुड़े रहे, राज कपूर के साथ जुड़े रहे, उसके बाद की जो पीढ़ियां आई उनके साथ भी आप जुड़े रहे, तो कपूर फैमिली ने हिंदी सिनेमा में या बॉलीवुड सिनेमा में काफी योगदान दिया है, और कोई इसको नकार नहीं सकता। अभी के टाइम में अगर इनके पुरानी विरासत को छोड़ दें, तो अभी के सिनेमा में, अभी के वर्तमान दौर में कपूर फैमिली बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में या ओवरऑल सिनेमा में क्या योगदान दे पा रहा है? क्या वो विरासत अभी भी संभली हुई है? देखिए, जो कपूर फैमिली ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो बहुत, मतलब मेरा जी ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री में एक फैमिली में इतना कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं है। अब पृथ्वीराज कपूर जी के बच्चों ने किया, फिर बच्चों के बाद उनके बच्चों ने किया, अब उनके बच्चों के बाद जो जनरेशन है, करीना है, करिश्मा है, रणबीर है,
तो ये लेगेसी चली आ रही है। मैंने कहा ये लेगेसी चलती रहेगी, जब तक इंडस्ट्री है तब तक ये लेगेसी चलती रहेगी। और राज कपूर का नाम हमेशा वहीं पर रहेगा ऊपर, जो मेरे हिसाब से, जी मतलब जो फिल्म मेकर उनसे अच्छा कोई था नहीं। जी सर, आपने किताब में ये भी लिखा है सबसे लास्ट में कि 1988 के जो मई महीना था, जब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला था, वो वहां पर मौजूद भी थे अपनी पत्नी के साथ। उसी उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आया और वो कोमा में गए। तो जी। उस घटना को हमारे लिए याद करिए कि उस दौरान आप कहाँ थे, और उसके बाद और अंतिम समय तक आप कैसे आए, उनकी फैमिली से मिले, और उस मैं घटना को हमारे लिए मैं याद बॉम्बे में था जब मुझे पता लगा कि राज साहब कोमा में चले गए। जी तो मैं फिर दिल्ली गया और हॉस्पिटल जाके एम्स में उनसे मुलाकात हुई। वहां में रहा भी 5-6 दिन। जी और वो तो एकदम कोमा में थे, उनसे बात हो नहीं सकती थी। फिर वापस आया बॉम्बे, फिर मैं गया। तो उस दौरान में 4-5 बार ऊपर नीचे जाके आया, जी क्योंकि फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी। 4-5 बार गया और लौटा वहां से। और फिर उनकी डेथ हो गई। तो बस यही हुआ। जी वो सर। होता यार तो बहुत ही अच्छा होता। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, राज कपूर की जिंदगी के बारे में, उनके सिनेमा के बारे में, और आपके सिनेमा पे उनके लाइफ का कितना प्रभाव पड़ा, एक व्यक्तित्व के तौर पर वो क्या थे, हमने इस पूरी बातचीत में जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।